नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और आज हम अपने टॉपिक में लेके आए हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख नदियां और उनका नदी तंत्र। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो भारत में बहती हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी नदियां जो हैं पर्वतों से निकलती हैं और इसीलिए सदाबहार नदियां होती हैं। इनमें हमेशा पानी रहता है और यही विशेषता इनकी इनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो चलिए आज हम जो अपना वीडियो बनाएंगे वो है ड्रेनेज सिस्टम, कि कैसे कौन कौन सी नदी है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां उसको सहायकता के रूप में अपना पानी जो है उसके अंदर मिलाती हैं। तो वो हम याद करेंगे इसमें। तो मैं पहले ये बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल को आज देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, और ताकि ये वीडियो जो है आप आराम से देख सकें और ये वीडियो में आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगी और इसमें काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी नदी से संबंधित। तो मैं इसमें पूरा टॉपिक कवर करूँगा 2 वीडियोज़ के अंदर। पार्ट 1 में करूँगा, पहले मैं आपको थियोरेटिकल पढ़ाऊँगा और दूसरे पार्ट में इसके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करके इसमें पूछूंगा, जो रिवर से संबंधित होंगे, भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या है, आज हम शुरुआत करते हैं उत्तरी भारत की नदियों से। उत्तरी भारत की नदियों में सबसे पहले जो नदी तंत्र है वो है सिंधु सतलुज व्यास नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी है ये इस नदी तंत्र की प्रमुख नदी है और ये स्टार्ट होती है आपकी जहाँ ओरिजिन होती है, इसका उद्गम स्थल है, यहाँ पर जाएंगे तिब्बत के पास। तो तिब्बत के पास यहाँ पर एक स्थान है आपका जिसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर में है ये, और ये है आपका तो ये है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील जो है वो आपकी इस जगह पर लोकेटेड है और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो सिंधु नदी यहाँ से बहती है, मेन रिवर है, और ये यहाँ से निकलने के बाद इधर से होती हुई जाती है और ऐसे करके कश्मीर में होने के बाद और कश्मीर बाहर निकलने के बाद पंजाब में एंटर करती है और पंजाब में एंटर करने के बाद नीचे जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो ये जो है इसकी यहाँ की प्रमुख नदी है, इसे बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। इसके बाद ही इसमें जो इसकी सहायक नदियों में से आती है, इसके नीचे, ठीक इसके नीचे एक और नदी बहती है। इस नदी तंत्र को यहाँ से ये झेलम नदी जाती है। तो झेलम नदी है और इसके नीचे आपके चिनाब नदी है, और चिनाब के नीचे रावी है, और रावी के बाद इसमें रावी का जो सहयोग करते हैं वो है व्यास। इसके बाद यहाँ पे आती है व्यास नदी,
और व्यास जो है आपकी इसमें सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। सतलुज नदी है वो यहाँ से ऐसे करके जाती है, तो इसमें आके व्यास नदी मिलती है यहाँ पर। तो ये इसमें 6 नदी हैं, 1 2 3 4 5 6 नदी तंत्र जो हैं सिंधु नदी तंत्र के इसमें सहयोग करती है। अब इस नदी तंत्र में 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है, 19 सितंबर 1960 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसमें किया था। और इस नदी तंत्र के अकॉर्डिंग जो इसके पश्चिम में बहने वाली 3 नदियां हैं वो पंजाब पाकिस्तान को मिली थी, जिसमें एक सिंधु, 2 झेलम और तीसरी चिनाब। ये 3 नदियां जो थी ये पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। और पूर्व में आने वाली 3 नदियां जिसमें रावी, पूर्व से बहने वाली नदी जिसमें रावी, व्यास और सतलुज, ये 3 जो नदियां थी भारत को मिले। इस समझौते के अनुसार 80% जल पश्चिम की नदियों का, यानी सिंधु, चिनाब और रावी, इन तीनों का 80% जल पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी बचा हुआ 20% जल भारत को दिया जाएगा। 80% जल किसका था? पाकिस्तान का। और 20% जो था वो इंडिया का था। और पूर्व की 3 नदियों का सेम इसका उल्टा था, विपरीत था। 80% जल भारत को मिलेगा और 20% जल पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा। तो 80-20 का रेशियो से इसको बांटा गया था। तो इसमें 3 नदियां जो थी भारत को मिली थी। और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे याद रखना है कि कौन से वर्ष में हुआ था। तो 19 सितंबर 1960 को, 1960 में हुआ था 19 सितंबर को। तो इसमें ये सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें ये निर्णय लिया गया था। तो इसमें हमने कर लिया। और इसकी लंबाई में बता देता हूँ सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर जो है, नहीं 2880 किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर की लंबाई इसकी सिंधु नदी की है और ये बहती है। चलिए बात कर लेते हैं और इसी में एक और क्वेश्चन जो बहुत बनता है वो है, इसमें सतलुज नदी पर भाकड़ नागल बांध जो बना हुआ है वो आपका यहाँ पे सतलुज नदी पे बनाया गया है पंजाब में। तो वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो ये याद रखना है कि भारत का कौन सा सबसे दूसरा ऊंचा बांध है, वो है भाकड़ नागल बांध। और पहले नंबर पे है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया उत्तराखंड में। इसी एरिया में एक और चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है यहाँ पर एक इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना है, जो कि यहाँ से बहती ऐसे होते हुए आपकी
और जाती है पंजाब में, सतलुज नदी से निकलती है। ये मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की जल योजना है, नहर योजना है, जो कि बनाई गई थी। और इससे पश्चिमी राजस्थान को, जो कि ये वाला एरिया है सारा, जो कि इसके अंदर काफ़ी पानी की दिक्कतें होती हैं और पानी की कमी होती है मीठे पानी की, तो उसकी आपूर्ति के लिए बनाया गया था। तो याद रखना है, ये आपकी कौन सी है, इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। तो कर लेते हैं पूर्वी भारत में बात कर लेते हैं। पूर्वी भारत की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी आप यहाँ से ही निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील से वो निकलने के बाद तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में होती हुई आसाम से होती हुई, और इसके बाद ये बांग्लादेश की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, परंतु ये जो है ज़्यादातर इसका भाग तिब्बत में बहता है। तो इसलिए वैसे इसकी लंबाई टोटल जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2900 किलोमीटर की है। कितनी है? 2900 किलोमीटर के, 2900 किलोमीटर। परंतु ये भारत में नहीं बहती ज़्यादा, तो इसलिए अब भारत में कितनी बहती है? सिर्फ और सिर्फ 920 किलोमीटर का ही लगभग ये सफ़र इसमें तय करती है। और इसके कई सारे नाम हैं। इसको तिब्बत में जो कहा जाता है, इसे सांगपो, 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 यहाँ सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? दिहांग। तो दिहांग के नाम से इसको जानते हैं। और आसाम में एंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से फेमस हो जाती है, ब्रह्मपुत्र। तो ये जब आसाम में चली जाती है, यहाँ से आसाम, ये हमारा एरिया छोटा सा है, और आसाम में जब ये एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से ये इसका नाम हो जाता है। इसका और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कितने? सबसे चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। अगर सवाल आता है कि भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी, जिसकी चौड़ाई जो है सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इस नदी में एक और बहुत विशेष इसका प्रश्न बनता है ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी है, इस वजह से इसमें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें एक और विशेषता होती है, इसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं। यह आइलैंड क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, बीच में एक जमीनी स्थल होता है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे इस लोकेशन पर एक आइलैंड है, आसाम में, यहाँ पे आसाम में पाया जाता है। और इस आइलैंड का नाम है मांजुली। क्या नाम है? मांजुली, मांजुली, मांजुली आइलैंड है, जो कि 800, इस आइलैंड का जो टोटल एरिया है वो 880 किलोमीटर है। कितना है? 880 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया होता है। और इसको अभी कुछ समय पहले ही इसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी इसको मान लिया गया, भारत ने इसको स्वीकृति दे दिया। तो 880 किलोमीटर, और इसकी आबादी लगभग 1,68,000 की आबादी इसकी है, इस आइलैंड की। और इसी में एक सबसे छोटा द्वीप भी है, उसका नाम है उमानंद, उमानंद। और ये मानव रहित है, इस पर अभी वो नहीं है, इसमें हैबिटेंट्स नहीं है, तो उसका नाम है उमानंद, उमानंद। हिंदी में उमानंद बोलेंगे और इंग्लिश में उमानंदा।
ये जो सबसे छोटा उमानंदा है, ये गोल्डन लंगूर, सुनहरे जो लंगूर होते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। और इसे जो अंग्रेज थे उसे पीकॉक आइलैंड के नाम से भी बुलाते। तो कई बार इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि गोल्डन लंगूर के लिए कौन सा भारत में स्थान फेमस है, तो आप इसे उमानंदा आइलैंड कह सकते हैं और इसे पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी यहाँ पे इसमें बनता है। इसमें एक और पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो यह मानसरोवर जो पॉइंट है, झील, यहाँ पे मानसरोवर झील है, तो इस झील से 3 नदियां जो है आती हैं भारत को हिमालय से क्रॉस करके। इसमें एक सिंधु नदी जाती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र है और तीसरी है सतलुज नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है। इसमें साउथ के दक्षिण भारत से, जब दक्षिणी भारत से इसके अंदर एक नदी एंटर करती है और वो यहाँ से एंटर करती है, उसका नाम है बैराग। इसकी जो वो है, इसकी क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी है। तो बैराग नदी यहाँ पे है और इसके साथ ही इसकी जो एक और ट्रिब्यूटरी है वो आपकी तीस्ता रिवर है, जो यहाँ से सिक्किम से निकलती है और आगे जाके गंगा में मिलती है। जब मैं यहाँ से आपको गंगा का बताऊंगा तो बता दूंगा, ये तीस्ता रिवर है, तीस्ता। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी पूर्वी जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे सारा उत्तरी हिमालय, और जिसे हम गंगा का प्लेन बोलते हैं। तो गंगा यमुना से रिलेटेड जो नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी जो है, इसकी गंगा यमुना नदी तंत्र जो है, इसकी प्रमुख नदी गंगा है। गंगा हमारी पवित्र नदियों में से एक है। गंगा नदी यहाँ से निकलती है और आगे से होती हुई और ऐसे एंटर करती हुई सीधी एंटर करके बंगाल खाड़ी में जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये गंगा है और गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो यमुना जो है आपके मिलने के बाद और यहाँ से जाती हुई इलाहाबाद में जाके मिल जाती है। तो ये गंगा है और ये यमुना है। तो ये हमारी गंगा है और ये यमुना है। ठीक है, यमुना रिवर बंद कर रखा है। तो यमुना नदी यहाँ से मैंने बना दी। यमुना नदी आके जाके यहाँ पे इलाहाबाद में जाके मिलती है। ये इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसे अब बोला जा रहा है, इसका नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया। तो ये इलाहाबाद है और यहाँ थोड़ी दूर पहले ये लखनऊ है। तो यहाँ से मिलती है और ये जो जाके कन्नौज है, कन्नौज इस स्थान पर एक नदी आकर मिलती है जो कि रामगंगा है। और ये गंगा की प्रमुख सहभागी है नदी। इसका पानी इसमें जाके मिलता है और यमुना नदी का पानी इसमें मिलता है। इसकी एक और पहले नदी होती थी सरस्वती, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, पूरी तरह से सूख चुकी है, अब उसका अस्तित्व नहीं है। घाघरा के यहाँ रामगंगा के बाद इसमें एक और ऊपर से नदी आके मिलती है जिसे हम बोलते हैं घाघरा। तो घाघरा नदी आती है, फिर गंडक नदी आती है और फिर यहाँ पर एक नदी और आती है, कोसी नदी। तो वो कोसी नदी यहाँ पे ऐसे आके मिलती है और एक कोसी नदी जो है, इसे हम बिहार का शोक कहा जाता है। ये कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। और इसमें एक और प्रश्न मुख्य रूप से बनता है, ये ऐसी कौन सी भारत की नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रमुख है। ये अपना जो कोर्स है वो चेंज कर देती है, बार बार अपना मार्ग बदल देती है। तो ये कोसी है, भारत में एक ही नदी है जो अपना मार्ग बदल देती है। एक यहाँ पे प्रमुख
जो है जब ये ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आपस में मिल जाती हैं तो आगे जाके इसका नाम बदल जाता है और ये पद्मा के नाम से बन जाती है, पद्मा। इसे क्या कहते हैं? पद्मा। तो इसका नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र नहीं रहता, ना ही गंगा रहता है, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी जो है कौन सी नदी संयुक्त रूप से एक नया नाम बनाती है, वो है पद्मा। और उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें एक और प्रश्न है कि गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गंगा है और ये 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। पहले ये कम होती थी एनसीईआरटी कोड ने, अब इसे एनसीईआरटी ने इसे बढ़ाकर 2525 कर दिया है, नया संशोधन करा है। ये 2525 किलोमीटर की नदी है। यहाँ यहाँ पर कोलकाता है और कोलकाता पे जो एक नदी आती है ऊपर से, वो नदी है हुगली नदी। हुगली नदी जो कोलकाता से होकर यहाँ पे गिरती है, इसका नाम है हुगली नदी। और इसकी ही एक सहायक नदी है जो कि नीचे से जाती है साउथ की तरफ से, तो उसका नाम है दामोदर। यहाँ से एक नदी और इसमें मिलती है, वो है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी है यहाँ पर। ये दोनों नदियां ही यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, यह राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, वहां से निकलती हैं। राजमहल कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियाँ से निकलती हैं दोनों। छोटा नागपुर का पठार है इसी जगह पे, तो छोटा नागपुर के पठार से ये सारी निकलती हैं, ये दोनों नदियाँ। और ये आगे जाके इसमें हुगली नदी से मिलती हैं और इसमें इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। एक और नदी यहाँ पे बहुत प्रमुख है, वो है महानंद महानदी। अब बात कर लेते हैं गुजरात और इसके आसपास पश्चिमी नदियों के बारे में। तो सबसे पहली जो नदी है, बहुत प्रमुख नदी है, वो है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है यहाँ से बहती बहती है और यहाँ एक मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर और ये गुजरात में एंटर करने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसको हम बोलते हैं नर्मदा। कौन सी नदी है ये? नर्मदा। नर्मदा नदी है। ठीक इसके नीचे एक और नदी यहाँ से निकलती है, वो ऐसे करके ऐसे जाती है, तो इसे तापी बोला जाता है। तापी बोला जाता है। दोनों नदियां हैं और इसके बीच में एक बहुत फेमस जो पहाड़ी है ऐसे पहाड़ी है। ये रेंज जो कहलाती है, ये सतपुड़ा है। कौन सी है? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा आप अगर इसमें देखेंगे तो सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा माउंट रेंज जो है इसके बीच में बहती है। इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों नदियां जो हैं ऐसे करके पहाड़ है और पहाड़ के बीच से बहती हैं। पहाड़ से बीच से बहती हैं। तो ऐसी नदियों, बहने वाली नदियों को क्या बोला जाता है? ये रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो वैली रिफ्ट वैली वाली जो नदी है वो ये वाली नदियां हैं। रिफ्ट वैली घाटी या रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें नर्मदा है और तापी है। ये रिफ्ट वैली की घाटियों में पहुंचती हैं और इनको, ये जो नदियां हैं ज्वार नंद मुख, यह क्या है? ज्वार नंद मुख। सही से याद कर लिए, ज्वार नंद मुख। ज्वानंद मुख क्या होता है? अब आप पूछेंगे। तो ज्वानंद मुख जो होता है, ये वो
होता है जब नदी पानी में गिरती है, तो यहाँ पे क्या है, पानी समुद्र का पानी होता है खारा, और यहाँ इधर वाला जो नदी का पानी होता है मीठा होता है। तो दोनों नदियों का पानी एक साथ मिक्स हो जाता है, और इस जगह को ज्वानंद मुख बोला जाता है। यानी मीठे और नमकीन पानी के मिलने का स्थान जो होता है वो ज्वानंद मुख कहलाता है, जिसे एस्चुरी के नाम से भी जाना जाता है। एस्चुरी, एस्चुरी क्या है, एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी वर्ड है एक, उसके नाम से जाना जाता है। तो ये, और इधर वाली जो नदी है सुंदरबन की, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है। तो जब समुद्र में जो पानी समुद्र है और यहाँ पे जो एक आकृति बनती है, इसे डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा क्या होता है, जब इसमें नदी जो होती है वो समुद्र में मिलती है, तो उसमें उसकी जो वहन क्षमता है वो खत्म, क्षीण हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो वो जितने भी जलोढ़क अपने साथ बहा कर लेकर आते, कीचड़, गाद, पत्थर, ये सब इन चीजों को डिपॉजिट करती हुई चलती है, निक्षेपण होता चला जाता है, और मिलने से पहले ये कई ब्रांचेस में ऐसे करके विभाजित हो जाती है। तो ये डेल्टा नुमा आकृति बनाती है। इस आकृति को डेल्टा, जिसे हम डेल्टा पढ़ते हैं, तो ये डेल्टा होता है, त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, तो ये इसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा बनाती है हमारी ज़्यादातर जो पूर्वी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। तो ये सवाल याद रखना है आपको, एस्चुरी बनाती है, और ये वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा बनाती है, और यहाँ पे ये डेल्टा है, इसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको याद रखना है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। इसका नाम जो है, यहाँ के जो एक मैंग्रोव्स के वन हैं, जो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, जिनकी जड़ें खारे पानी में होती है, और ये पानी की सतह से ऊपर होते हैं, और जड़ें इनकी काफ़ी लंबी होती है, मजबूत होती हैं, सख्त होती है, और ये पानी के अंदर समुद्री खारे पानी में पेड़ों की झाड़ियों जैसे रूप में उत्पन्न होते हैं। जिन्हें मैंग्रोव्स के वन क्षेत्र कहा जाता है। इन्हीं वन क्षेत्रों से बनने वाली आकृति यहाँ पर डेल्टा है, और इन्हें सुंदरबन है वो, और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, उनको सुंदरी कहा जाता है। इस उन्हीं के नाम पर ये सुंदरबन का डेल्टा पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध डेल्टा है, तो याद रखना है, कई बार बनता है कि इसका सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, तो आपको याद रखना है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मिलकर बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ एक और नदी आके मिलती है जो कि जो यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, इसे बोला जाता है लूनी नदी। लूनी नदी की एक विशेषता है कि ये जो है किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है, ये आगे जाके विलुप्त हो जाती है। यहाँ राजस्थान में मिलती है, और गुजरात के कच्छ में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये एक अलग टाइप की नदी है, और ऊपर से इसमें एक नदी आती है साबरमती। ये साबरमती नदी है जहाँ पर साबरमती आश्रम है, और गांधी जी ने यहीं से दांडी मार्च यात्रा अपनी खत्म करी थी, साबरमती पर, साबरमती। गंगा ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है चंबल, यहाँ से चंबल मिलती है, और ये चंबल नदी है, ये भी आपको याद रखना है, चंबल नदी है, और ये बीहड़ में काफ़ी होकर गुजरती है। यहाँ पर अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत माला पर जो है सबसे ऊंचा जो इसका गुरु शिखर पर्वत है, जो कि 1722 गुरु शिखर पर्वत है यहाँ पर, जो कि 1722 मीटर लंबा है, माउंट आबू में है। यहाँ पे माउंट आबू है, और उसमें सबसे जो है, तो आप गुरु शिखर पर्वत है, तो इसको याद रखना है। यहाँ एक और बहुत
नदी जो निकलती है, साउथ से आती है, वो है महानदी। महानदी के बारे में आप याद रखिएगा। महानदी नदी निकलती है जो कि सही इसमें जाके सहयोग करती है, इसमें दामोदर के साथ मिलती है और आगे जाके ये उड़ीसा में चली जाती है। इस अमरकंटक स्थान से ही 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। महानदी, नर्मदा और सोन। सोन नदी ऊपर जाके मिलती है और यहाँ से महानदी निकलती है। ये महानदी नहीं है। तीनों नदियां निकलती है, महानदी, सोन और नर्मदा। तीनों नदियां लगभग अमरकंटक के पास ही इनका उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जोड़ा जाता है मानस, जो ऊपर से आसाम में आकर लगती है, वो मानस है। यहाँ पर ये मानस नदी है। और इसकी एक और नदी है कोयली। कोयली, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना। नर्मदा और तापी दोनों नदियां जो हैं, इसका उनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अंदर है, तो इसलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी के रूप में भी जाना जाता है। सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी नदी पर बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अब दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो दक्षिण भारत का जो है ये है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है प्रायद्वीपीय भारत है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वो है इसकी गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में निकलती है, और महाराष्ट्र में निकलकर ये गोदावरी नदी ऐसे करके और यहाँ पे जाके गिरती है। उसके ठीक नीचे कृष्णा नदी है, और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। नीचे से तुंगभद्रा आती है साउथ से, वो भी इसमें ऐसे करके मिलती है। और इसके बाद नीचे थोड़ा और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर नदी है कावेरी। कावेरी कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में जाके मिलती है। तो इसमें कई बार प्रश्न बनता है कावेरी के लिए, ये कावेरी है। और कावेरी के लिए प्रश्न बनता है कि कौन से 2 राज्यों के बीच ये विवाद बनी हुई है। तो इसमें ये है तमिलनाडु और कर्नाटका। तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इसमें विवाद बना रहता है पानी को, जल को लेकर। तो इसमें विवाद है। इसके पश्चिम में जो है पेरियार जाती है, इस नदी यहाँ से निकलती है और इधर अरब के सागर में जाके गिरती है। ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर। अरब सागर। एक और प्रश्न बनता है कि दक्षिणी भारत की गंगा किसको कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया ये, तो हम इसमें कहेंगे कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर पेन्नार की एक नदी है, पेन्नार। और दूसरी यहाँ पर कृष्णा नदी। ये गोदावरी है।
तो इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि अब इसमें एक प्रश्न बन जाता है कई बार कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रश्न बनता है बंगाली में खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं उसमें है ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगाई, तापरनी। पूर्व में नदियां जो गिरती हैं उसमें है मांडवी, मांडवी नदी यहाँ पे है, ज्वारी है, शरावती है, यहाँ से निकलती है, और गंगावेरी है, पेरियार है, और भरत पूजा। यहाँ पे भरत पूजा है पेरियार, पेरियार के नीचे। तो ये जितनी नदियां हैं ये आपके इधर पश्चिमी घाट की तरफ गिरती हैं। तो ये था आज का वीडियो, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न मुख्य बनेंगे मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर लेके आऊँगा सुधार करके। तब तक के लिए बाय बाय।